नए साल में जिन 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 6 में बीजेपी की सरकार है। बतौर प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के सामने इन सभी 6 राज्यों में फिर से सत्ता में वापसी की चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देशवासियों को। मोदी ही बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और यूपी जैसे बड़े राज्य में सत्ता वापसी का पूरा दारोमदार उन्हीं पर है। यूपी में जीत मिलती है तो फिर 2024 के लिए मोदी का रास्ता आसान होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जीत के चाणक्य माने जाते हैं। बीजेपी में मोदी के बाद दूसरे नंबर की हैसियत है। 2014 में जब वो यूपी बीजेपी के प्रभारी थे, तब एनडीए को लोकसभा की 80 में से 73 सीटों पर जीत मिली थी। 2017 में जब यूपी में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और सरकार बनी, तब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे। 2019 की जीत में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। अब जब वो देश के गृह मंत्री हैं, तो न सिर्फ यूपी बल्कि बाकी चुनावी राज्यों में भी उनकी रणनीति की परीक्षा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सामने। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने यूपी सहित बाकी चुनावी राज्यों में पार्टी को जीत दिलाना चुनौती है। अगर नड्डा यूपी में अपनी रणनीति से बीजेपी को जीत दिला देते हैं, तो फिर वो मजबूत अध्यक्ष बनकर उभरेंगे। 2022 में उनके गृह राज्य हिमाचल में भी चुनाव होने हैं, जहां उनके नेतृत्व की परीक्षा होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सत्ता में वापसी की चुनौती है। सर्वे योगी को सीएम के लिए लोकप्रियता के पैमाने पर नंबर 1 मान रहे हैं। 2017 में जब योगी सीएम बने थे, तब वो सीएम का चेहरा नहीं थे। इस बार वो सीएम हैं, लिहाजा उन पर पूरा दारोमदार है। बीजेपी जीतती है तो योगी दोबारा सीएम बन सकते हैं। श्रीमंतस्य 2017 में जब बीजेपी को यूपी में रिकॉर्ड जीत मिली थी, तब केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे। मौर्य के समर्थक उन्हें सीएम मानकर चल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी से उन्हें संतोष करना पड़ा। यूपी बीजेपी में इस वक्त केशव पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, लिहाजा किस्मत ने पलटी मारी तो मौर्य की लॉटरी भी निकल सकती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रैलियों में लगातार जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहती है। तमाम चुनावी सर्वे ये कह रहे हैं कि अखिलेश का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अगर चुनाव तक यही माहौल चलता रहा तो यूपी की तस्वीर बदल भी सकती है और अखिलेश सत्ता में वापसी कर सकते हैं। वैसे इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके सामाजिक समीकरण दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। संघर्ष करो, संघर्ष करो। आखिरी बार 2012 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती इस चुनाव में वैसे तो कहीं दिख नहीं रही, लेकिन
उनके शांत बैठे वोटरों ने कमाल किया तो यूपी चुनाव में नया मोड़ आ सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए नया साल चुनौतियों भरा रहने वाला है। एक तो पंजाब जैसे राज्य में आपसी लड़ाई से पार्टी को निकालकर चुनाव जीतने की चुनौती, वहीं पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर भी राहुल गांधी पर देश की नजर रहेगी। राहुल के सामने नए साल में पार्टी को हार की हताशा से निकालकर नई जान फूंकने की चुनौती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। अपने नारे लड़की हूं, लड़ सकती हूं के जोर पर प्रियंका चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं। मौजूदा माहौल में तो प्रियंका की कोशिश बहुत हद तक रंग लाती नहीं दिख रही, लेकिन प्रियंका के मौजूदा तेवर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। नए साल में कांग्रेसियों के इस जोश को बरकरार रखने की चुनौती होगी। दिल्ली से निकलकर अरविंद केजरीवाल नए साल में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात में अपनी सरकार बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। पंजाब में केजरीवाल की पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर है। पंजाब में अगर केजरीवाल की पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर विपक्ष का मजबूत चेहरा बनकर देश में वो खड़े हो सकते हैं। नए साल में दिल्ली में नगर निगम चुनाव भी है, जहां केजरीवाल की परीक्षा होगी। छोटी घास की पत्तियां गूंथ लो तो रस्सी बना के मतवाला हाथी बांध लो। अरे चिड़िया इकट्ठी हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती है। तुम तो शेरों के शेर बब्बर शेर हो। बोली और विवादों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की चाहत पंजाब में मुख्यमंत्री बनने की है। हाल यह है कि उनकी वजह से कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस छोड़ गए। सीएम चन्नी पर भी वो भारी पड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम को भी सिद्धू कुछ समझ नहीं रहे। ऐसे में सिद्धू को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल ये, सिद्धू अब और क्या कर सकते हैं? तो मुख्यमंत्री लोगों ने कमानू रोक दे रहे। हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाऊंगा। कामयाबी मिले ना मिले वो तो अल्लाह के हाथ में, मगर कम से कम मैं अपनी खबर में जाने से पहले ये तशनीगी लेकर नहीं जाऊंगा। अरे मैं काश वहां पर चला जाता, कुछ बोल देता। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। ओवैसी लगातार दौरे कर रहे हैं। अगर ओवैसी मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट काटने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अखिलेश यादव के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। इससे पहले 2020 के बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट काटकर उन्होंने नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी करवा दी थी। बिहार में ओवैसी के 5 विधायक जीते थे। स्वास्थ्य में मैंने बात कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं होता सरकार। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद से जयंत चौधरी पर पार्टी का वजूद बनाए रखने की चुनौती है। चौधरी परिवार की सियासी पकड़ पश्चिमी यूपी के जाट वोटों पर है। अखिलेश यादव ने इसीलिए जयंत से गठबंधन किया। अगर अखिलेश सत्ता में आते हैं तो जयंत यूपी में डिप्टी सीएम हो सकते हैं। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। बीजेपी पार्टी लगी। अपने आंसुओं से खत्म होते किसान आंदोलन को जिंदा कर देने वाले राकेश टिकैत ने खुद को देश के सबसे बड़े किसान नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है।
सबकी नजर इस बात पर है कि टिकैत चुनाव में किसकी मदद कर सकते हैं। नजर इस बात पर भी है कि क्या टिकैत चुनाव ही लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर देश में मोदी का विकल्प बनने की तैयारी कर रही हैं। इसी रणनीति के तहत पिछले दिनों वो देश के तमाम विपक्षी नेताओं से मिली। ममता सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। विपक्ष को ममता ने अपने पीछे गोलबंद कर लिया तो देश की सियासी तस्वीर बदल सकती है। क्या राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार? राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा काफी तेज है। चर्चा ये है कि सबकी सहमति बनी तो मराठा क्षत्रप शरद पवार विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी किसी बड़े नेता ने इस पर पत्ते नहीं खोले हैं क्योंकि पूरा समीकरण यूपी और बाकी चुनावी राज्यों के नतीजों पर निर्भर करता है। कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सरकार चला रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए नया साल चुनौतियों भरा रहने वाला है। एक तो सेहत उनके लिए चुनौती है, दूसरे बीएमसी के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने अलग से लड़ने का ऐलान कर रखा है। 3 पहियों की सरकार चला रहे उद्धव की सियासी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा तो राज्य नया विधानसभा चुनाव भी देख सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में नया साल काफी उथल पुथल ला सकता है। उग्र मराठा राजनीति के लिए चर्चित राज ठाकरे पहली बार बीजेपी से गठबंधन करने की तैयारी में हैं। बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे की एमएनएस बीजेपी से हाथ मिला सकती है। ऐसा होता है तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति पर असर होगा। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल से पार्टी ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। पटेल आरक्षण आंदोलन से नेता बनकर उभरे। हार्दिक के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। अगर गुजरात में कांग्रेस अच्छा करती है तो हार्दिक पटेल का कद बढ़ेगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पर नए साल में नजर इसलिए रहेगी क्योंकि साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की किस्मत ने साथ नहीं दिया तो जिस नेता की लॉटरी लगेगी उसमें पहला नाम अनुराग ठाकुर का है। हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं। पिछले दिनों नाराजगी की खबर आई थी। आपने कहा संगठन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, आपको क्या लगता है किसके इशारे पे? रावत जी कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो रावत मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अजय मिश्रा टेनी देश के गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय राजनीति के सबसे विवादित चेहरे के रूप में इनकी पहचान बन चुकी है। मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा किसानों को कुचलने के आरोप में जेल में हैं और एसआईटी की रिपोर्ट में ये घटना सोची समझी साजिश बताई गई है। इसके बाद से मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। संसद का शीतकालीन सत्र मंत्री के इस्तीफे की भेंट चढ़ गया। मंत्री ने सवाल पूछने वाले पत्रकार को कैमरे पर धमकी दी। मंत्री का इस्तीफा होता है या नहीं, इसका देश को इंतजार है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।